तो कहता हूँ यही कि इसे डी ग्लैमराइज करना चाहिए और इसे बस देखना चाहिए कि एक जॉब का सेक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि मैंने अगर यूपीएससी क्रैक कर लिया तो मैं बहुत बड़ा ये हो गया वो हो गया, ये नहीं है। बस एक सेक्शन है, मैं जॉब क्यों विशेषाधिकार की भावना। हाँ मैं आइए हाँ 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 नंबर में इसमें हादसों का नगर हो गया, मुखर्जी नगर जिसे कहते हो हादसों का नगर बोला जाने लगा है। तो कैसे आपके गार्जियन में डर की भावना नहीं थी, भेज दिया आपको यहाँ? जी तो फिर मान लीजिए वो हम लोगों के पेरेंट्स हैं तो उनके अंदर तो थोड़ी भावना रहेगी, बट लगभग उनका जो मेरा ड्रीम है उनसे जुड़ा हुआ है, तो फिर वो लोग भी अंदर ही अंदर फीलिंग को दबा करके हम लोगों को यहाँ पे भेजे कि जाओ, जब तुम्हारा अपना जो भी गोल है उसको अचीव करो। मुखर्जी नगर में आप जो भी जानते होंगे, जैसे हम लोग बात्रा में अभी आप देख सकते हैं कि वायर का ये कैसा जंजाल है। इसमें बारिश आ जाए तो कहीं भी करंट का शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। इसमें तो 3 स्टूडेंट का मौत हुआ है। और अगर आ जाए भविष्य में, फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि भूकंप आ जाए, तो जिसमें हमको लगता है कि फ्यूचर है, हम लोग स्टूडेंट फ्यूचर होता है इसमें, और कहीं भूकंप आ जाए तो इसमें हज़ारों स्टूडेंट के उसमें मतलब कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं ब्रजेश सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 पे। आपको जैसे पता होगा कि नारायण मूर्ति का एक बयान आता है कि जो है कोचिंग संस्थान पर उन्होंने बहुत करारा प्रहार किया। ये इसी विषय में हम कुछ छात्रों से बात करते हैं, कितना है सच, कितने उनके बातों में दम। जी, क्या सोचना है? नारायण मूर्ति ने कहा कोचिंग जो संस्थान है ये बच्चे के पोटेंशियल को जो है घटा देते हैं। उन्होंने कहा कोचिंगें बंद होनी चाहिए, कोचिंग नहीं चलनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। इस पर क्या कहते हैं आप, क्या सोचना है आपका? देखिए, इंडिविजुअलिटी अगर कोचिंग को देखें एज ए इंडस्ट्री है, काफ़ी लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो है, स्टूडेंट है, वो कैसे उसे देख रहा है। अगर टीचर को एज ए टीचर की तरह देख रहा है, ना कि भगवान की तरह देख रहा है, तो इंडस्ट्री में कुछ गलत नहीं है। एज ए मार्केट इंडस्ट्री है, ये डायरेक्टली हम उसके बायर हैं, वो सेलर हैं। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सारी इंडस्ट्री में सारा का सही है। लेकिन ये नारायण मूर्ति का है जस्ट स्टांस कि ये डायरेक्टली वो करना, ये कि डायरेक्टली सारी इंडस्ट्री बेकार है। रिफॉर्म का हर जगह यानी रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टली एक पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर एक सोसाइटी को, इंडस्ट्री को ये बोल देना कि ये पूरा पूरा बेकार है, ये बेकार करता है। अगर वो इतने ही अगर जागरूक है तो अपने CSIR का जो कंट्रीब्यूशन है उनका 2% का जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एम्फेसाइज़ क्यों नहीं करते हैं? उन पर लीगल एक्शन वगैरह भी शायद ये अभी हाल फिलहाल में ये ED लिया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क वगैरह की देयर आर सम मिसकंसेप्शन इनमें देखा गया है। तो वो सिर्फ बोलते हैं। इसके पहले भी उन्होंने ये बोला था कि लोगों को 60 घंटे काम करने चाहिए, वो खुद कितने घंटे काम करते हैं, और वो जिस एज में थे और अब के एज में दोनों डाइवर्सली चेंज है। तो देखिए, डायरेक्टली इंडस्ट्री को ब्लेम करना सही नहीं है। हाँ, कुछ अगर रखा है कि नहीं मामला? हम अपना एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ कमियां होती तो लड़का जो है यहाँ पे कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करता है। अगर एजुकेशन उसकी बढ़िया, कई से उदाहरण पड़े हैं जो ग्रेजुएट करने के बाद ही डायरेक्ट जो IAS बन जाते हैं। इस पर क्या सोच रहा है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद DTU से हूँ। इंजीनियरिंग का माहौल था लेकिन प्लेसमेंट नहीं हुई, फिर मैं सोचा कि थोड़ा इधर मूव ऑन कर लूँ। ये तो मैं अभी UPSC का इस बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ और मेंस दे रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा। हाँ, तो आपको जो है बेस्ट विशेष जो है हमारे चैनल तरफ से आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू। हाँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री और ये इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टली कोलेब्रेशन है, इंडस्ट्री बेस्ड या फिर कुछ रेलेवेंट निकालना, जैसे कि US की सिस्टम्स वगैरह है कि कॉलेज से अगर थ्रू ग्रेजुएट हो गया तो एज ए इंस्टीट्यूशन वो कुछ प्रोवाइड करते हैं, R&D वगैरह ये सब। लिमिटेड टू यहाँ IITs NITs और सम IIITs वगैरह हैं, वहीं पे ये सिस्टम चलता है। अभी तो कुछ रिपोर्ट वगैरह है कि वहाँ पे भी दिक्कत है, लेकिन बाकी और सारे देखें तो वहाँ पे सच में दिक्कत है। तो एज ए इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर को, ना कि एज ए कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह को लेकर के पर्टिकुलर ब्लेम करना चाहिए कि सिर्फ ये कोचिंग संस्थान ही है जो बेकार कर रहे हैं। एज ए होलिस्टिकली एजुकेशन पे फोकस करके हमें ये बताना चाहिए कि हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड 3 और 2 ईयर्स यानी डेडिकेट करना चाहिए, या मैक्सिमम 4 ईयर्स, ताकि वो होलिस्टिकली, क्योंकि इंजीनियर्स को वगैरह जानते हैं कि सोसाइटी में अभी ये टॉलरेंस वगैरह बढ़ रहा है, तो इंडिविजुअल जो होलिस्टिकली अगर नहीं जाने। मेंस दे रहे हैं आप, UPSC की जो जागरूक स्टूडेंट हैं, एक अवेयरनेस है, आप बहुत अवेयरनेस है आपके अंदर। आपने देखी अभी आज ही कमेंट आया, आप उससे अवेयर थे। तो क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सुधार होना चाहिए? कुछ अपना सुझाव दीजिए आप। देखिए, फर्स्टली ये जो होलिस्टिकली प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के ना, फर्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। प्राइमरी स्कूल पे फोकस करना चाहिए, फिर मिडिल, और ये जो 9th और 10th के बीच में जो कैरियर डिस्कशन वगैरह चूज करने का ऑप्शन आता है, वो हमें फोकस करना चाहिए। और ये डी ग्लैमराइजेशन ये IAS IPS को जो कर रखे हैं IPS IAS को,
इन्हें डीग्लोबलाइज करके और भी सेक्शन है जैसे साइंटिस्ट वगैरह हैं, इवन वी हार्डली नो 2 और 3 साइंटिस्ट, उन पे फोकस करना चाहिए ताकि उन्हें ऐसे भी लगे कि हाँ साइंटिस्ट भी एक अच्छा कैरियर है, हम उन्हें फोकस करना चाहिए। जैसे और भी इंडस्ट्री मीडिया टेक वगैरह है उन्हें भी फोकस करना चाहिए ताकि ये भी सेक्शन है। जैसे कि हर कोई डिसाइड होता है अपने बैकग्राउंड से, जैसे मैं अगर फ़ोन खोलूँ या लैपटॉप वगैरह कुछ भी ओपन करूँ तो उनमें हम देखते हैं कि अगर कोई IAS बन गया, कुछ ये है वो है, तो मुझे बहुत ज़्यादा यानी एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशूज़ है, मैं तो कहता हूँ यही कि इसे डीग्लोबलाइज करना चाहिए और इसे बस देखना चाहिए कि एक जॉब का सेक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि मैंने अगर UPSC क्रैक कर लिया तो मैं बहुत बड़ा ये हो गया वो हो गया, ये नहीं है। बस एक सेक्शन है, मैं जॉब क्यों विशेषाधिकार की बहाना, हाँ मैं IAS हाँ, बस ये सेम सेक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। अगर कोई एम्प्लॉई है कुछ प्रोडक्टिविटी अगर किसी को दे रहा है तो वो सेम लेवल का यानी रिस्पेक्ट डिजर्व करना चाहिए, ना कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करके मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये हो गया। तो होलिस्टिकली रिफॉर्म की ज़रूरत है और ये जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है इस पर गवर्नमेंट को या फिर आदमी CSR कॉर्पोरेट वगैरह जो भी है उन्हें फोकस करना चाहिए और जस्ट लूज रिमार्क देने के अगर कुछ सब्सटेंशियल अगर वो ऐड कर सकते हैं तब ये सही है। ये ना कि जस्ट लूज रिमार्क दे दिया कि स्टूडेंट को 60 घंटे करने चाहिए, ये करने चाहिए, वो करने चाहिए, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उन्हें कैलकुलेट करके और वे करके उन्हें बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिर्फ इशू हाईलाइट ना करने की जगह पे उन्हें होलिस्टिकली सब कुछ बताना चाहिए कि हम ऐसे कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि उनकी वाइफ है जो ऑलरेडी राज्यसभा मेंबर है, शी ऑल्सो हैव अ पावर टू जस्ट चेंज द सिस्टम। सो उन्हें अपना लेवरेज और ये पोटेंशियल वगैरह यूटिलाइज करके रिफॉर्म करना चाहिए। और ये लूज कमेंट वगैरह करते हैं लेकिन कुछ सब्सटेंशियल उन्हें सॉल्यूशन वगैरह ऐड करना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया आपने बात की, बहुत बहुत। देखिए हमने इस UPSC के स्टूडेंट से हमसे बात कर रहे थे, आइए और हम लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं, देखते हैं क्या है जो नारायण मूर्ति का जो इन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान ओरिजिनल जो बच्चों की वो होती क्षमता उसको प्रभावित करता है। आइए और लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद थे और इसमें चाय पे चुस्कियों बात कर रहे थे, हम भी वहाँ पहुँच गए, इनसे बात किया, आइए कुछ बात करते हैं। चलिए आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं तो बिहार से हूँ, चंपारण। चंपारण से, हाँ। पश्चिमी चंपारण। हाँ नहीं, पूर्वी चंपारण। अच्छा, पूर्वी चंपारण। हाँ। और चंपारण तो चंपारण, हाँ हाँ चंपारण बहुत जो है क्रांतिकारी भूमि माना जाता है। हाँ जी हाँ जी जी। जी क्या जानते हैं चंपारण के बारे में? जी नहीं, लगभग चंपारण वैसी भूमि है जहाँ से महात्मा गांधी ने अपने हिंदुस्तान में लगभग स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत की थी। हाँ हाँ 1917 के आसपास में मैं वहाँ से हुआ था और वहीं से उनका अपने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा छाप बना और एक चेहरा के एक चेहरा के रूप में उभरे और फिर आने वाले समय में पूरे देश का प्रतिनिधित्व किए। और अच्छा, ये बताइए इस समय आप मुखर्जी नगर कब आए आप लोग? जी मैं तो यहाँ पे आया हूँ दिसंबर में। दिसंबर में। इसमें हादसों का नगर हो गया है मुखर्जी नगर, जिसे कहते हैं वो हादसों का नगर बोला जाने लगा है। तो कैसे आपके गार्जियन में डर की भावना नहीं थी, भेज दिया आपको यहाँ? जी तो फिर मान लीजिए वो हम लोगों के पेरेंट्स हैं तो उनके अंदर तो थोड़ी भावना रहेगी, बट लगभग उनका जो मेरा ड्रीम है उनसे जुड़ा हुआ है, तो फिर वो लोग भी अंदर ही अंदर फीलिंग को दबा करके हम लोगों को यहाँ पे भेजे कि जाओ, जब तुम्हारा अपना जो भी गोल है उसको अचीव करो। जी बताइए क्या कह रहे थे आप? जी वहीं मैं आपसे बोलना चाह रहा था ना कि जो आप बोले हैं कि मुखर्जी नगर को छोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि कुछ टाइम्स के लिए यानी कोचिंग को यहाँ से बाहर शिफ्ट होना चाहिए ताकि यहाँ का जो भी हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी बिजली का वायर है यानी उसका कंडीशन को ठीक किया जाए। बट कुछ टाइम आफ्टर समटाइम्स आफ्टर हम लोगों को फिर से यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, इसलिए कि यहाँ की मिट्टी में जो फील है, जो इमोशन है, जो हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करती है ताकि यानी हम लोग मेहनत करें और अपनी मतलब यहाँ की मिट्टी से IAS की खुशबू आती है। वैसे भी बत्रा धाम बोला जाता है मुखर्जी नगर जो है, इसको धाम बोला जाता है। धाम जानते हैं आप, एक दैव स्थल बोला जाता है, देवी। हाँ तो फिर यहाँ से वो जो खुशबू आती है ना, जो हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करती है और हम लोग इसी मोटिवेशन से यानी हमेशा मेहनत करते रहते हैं और अपने गोल को पाने के लिए मोटिवेट रहते हैं। चलिए देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये मुखर्जी नगर बसे रहना चाहिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी से खुशबू आती है, एक IAS बनने की खुशबू आती है। जैसे कि यहाँ जानते हैं आप, इसको बत्रा धाम बोला जाता है क्योंकि जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे ये कर्मस्थली मानी जाती है। UPSC के स्टूडेंटों को, UPSC एस्पायरेंट के लिए इस कर्मस्थली इसको बोलती है। आपका क्या नाम है? मेरा कृष्ण कौशल नाम हुआ। आपका भाई दिसंबर में आप भी आए? नहीं, हम अप्रैल में आए। अच्छा, अप्रैल 2024। जी। क्या सोचते हैं ये हादसों का नगर मुखर्जी नगर, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये हादसों का नगर तो ये तो नेचुरली है, लेकिन इस पर कोचिंग संस्थानों का भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और बाकी जो राउज IAS एकेडमी के बाद हुआ है
तो बाकी सब ध्यान भी दे रहे हैं। इसमें प्रशासन की भी गलती है, आपको भी पता हुआ होगा, और जो संस्थान के मालिक हैं उनकी भी गलती है। तो ये तो सामने आ रहा है सब कुछ, तो इसमें सुधार हो रहा है। अच्छा, अभी आप लोग कोचिंग कहाँ लिए? हम तो डिस्ट्रिक्ट IAS के हैं स्टूडेंट हैं जी। क्लासेस चल नहीं रही इस समय? जी अभी चल रही है, अभी कहाँ क्लास चल रही है? अभी करोल बाग में चल रही है क्लास। करोल बाग आप जाते हो, यहाँ से आते हो? जी जी हाँ। अभी कुछ आप लोग को जैसे एक चल रहा है बात की दृष्टि नोएडा शिफ्ट हो रही, तो नोएडा कुछ आप लोग कुछ नोटिफिकेशन ऐसा मिला कि नोएडा हम लोग शिफ्ट करेंगे? जी जी नोटिफिकेशन मिला है कि शिफ्ट होगा। बस डिस्ट्रिक्ट का अब नोटिफिकेशन आने वाला है 10 दिन में कि वो कॉन्फर्मली कहाँ, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है कि किस सेक्टर में है नोएडा में, तो ये 10 दिन में पता चलेगा ये। अच्छा, तो आप दृष्टि में क्लास कर रहे हैं इस समय जो है, कैसा लगा? अच्छा, आप कितना मानते हैं कि सफलता में कोचिंग की भूमिका, कितना मानते हैं कोचिंग की अहम भूमिका होती नहीं होती? कोचिंग की भूमिका देखिए, कोचिंग में एक गुरु की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। अभी गुरु की भूमिका में जो UPSC है, ठीक है, एक इसका पाठ्यक्रम है थोड़ा विस्तृत है, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट हो जो साइंस बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, तो उसको जानने के लिए एक बैकग्राउंड को जानना चाहिए कि हम UPSC करने जा रहे हैं, IAS करने जा रहे हैं, तो उसका क्या पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो गुरु की आवश्यकता वो कहीं भी देख सकता है। तो आप जैसे वहाँ पे हैं बिहार में, ऐसा कोई गुरु नहीं मिला आपको जो? नहीं, गुरु मिला हमको, ऐसा बात नहीं है गुरु की कमी है, लेकिन हमको हमारा पहले से ध्यान में था कि विकास द्विवेदी सर के पास हमको जाना है बस। अच्छा, आपका क्या सोचना है, कितनी कोचिंग की कितनी भूमिका होती है सफलता में UPSC? देखिए, कोचिंग की तो भूमिका होती है, उसमें जितने भी शिक्षकगण होते हैं उनकी भी भूमिका होती है। साथ में जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनकी खुद की मेहनत, उनका खुद का लगन, डेडिकेशन, ये सब भी मैटर करता है कि एस्पिरेंट के सफलता में। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग वाला या फिर कोई कोचिंग ही किसी एस्पिरेंट को सफल बनाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सफलता में एस्पिरेंट की भूमिका, खुद की भूमिका, उसकी मेहनत, और साथ में एक मार्गदर्शक के रूप में कोचिंग की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अच्छा, क्या लगता है जैसे आप जब कभी आपको कोचिंग स्टार्ट है? हाँ, मेरी कोचिंग स्टार्ट है। सिलेबस आपको बारे पता है, पूरा सिलेबस बारे में? सिलेबस भी पता है। फर्स्ट पेपर में क्या क्या है? फर्स्ट पेपर में मेंस का जो उसमें मेजरली हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उसका एंशियंट हिस्ट्री, और क्या आर्ट एंड कल्चर, इसी टाइप का है। थर्ड में साइंस एंड टेक है, इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी है। चलिए, आपकी पकड़ है, क्योंकि मैं भी जो है सुनता हूँ कि मतलब सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए बच्चों की। तो आपका क्या सोचना है जो है कि आप आ जाइए थोड़ा सा, आपको क्या सोचना है कि कोचिंग की कितनी भूमिका है सफलता में? मैं तो यहाँ SSC सीजीएल के लिए आया हूँ सर। सीजीएल के लिए कहाँ क्लास कर रहे हैं आप? रैंकर गुरुकुल में आदित्य रंजन सर से। जी जी। तो क्या सोचते हैं आप, जिस प्रकार देख रहे हैं आज कोचिंगें जो है जा रही हैं, आप क्या सोचते हैं, कोचिंग जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? आप कोचिंग यहाँ पे भी उसको अगर ढंग से बना दिया जाए, फिर से उसको मतलब उसका तैयारी करा के उसको फिर से सही कराया जाए, तो यहाँ पे भी सही है। बट मेरा भी एक क्लास वहाँ जो है वो वजीराबाद में चला गया, बाकी 3 क्लास अभी इसी में हो रहा है। अच्छा, ये बताइए आपसे एक बात, आप चलिए एक क्वेश्चन ये आपसे भी, कोचिंग की कितनी भूमिका है सफलता में? जी हाँ जी, यानी कोचिंग की लगभग मेरे हिसाब से 50% के आसपास भूमिका है, और 50% खुद से स्टूडेंट को ऑलवेज डेडिकेटेड रहना चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। और लगभग जो कोचिंग है वो सिर्फ एक रोड मैप की तरह है, आपको रोड दिखा सकती है। सक्सेस तक तो आपको यानी आपका खुद का ही मेहनत और खुद का ही डेडिकेशन ही आपको सक्सेस तक लेकर के जा सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर 100% लगभग बिलीव है कि मैं कोचिंग के सहारे अगर कोई भी कोचिंग है वो मुझे सफलता दिला सकती है, तो वो उसकी मूर्खता होगी मेरे हिसाब से। हाँ, यानी लगभग कोचिंग हो गई, एक अच्छे रोड मैप हो गया, आपको मालूम हो जाएगा कि आपको लगभग यानी कैसे चलना है, आपको कहाँ कौन सा स्टेप लेना है यानी एक सिलेबस की एक अच्छी समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने स्तर से आप काम कर सकते हैं। और खुद के प्रति आपको हमेशा ऑनेस्टली होना चाहिए, और हमेशा डेडिकेटेड होकर के ढंग से मेहनत कीजिए, सफलता आ जाए। नारायण मूर्ति को जानते हैं आप? जी, मैं तो इन्फोसिस के मालिक है नारायण मूर्ति, उनका बहुत बड़ा कमेंट आया है कि कोचिंग व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इस पर क्या सोचते हैं? जी, यानी कोचिंग व्यवस्था अगर ख़त्म होती है तो फिर इस पे गवर्नमेंट को कुछ ऐसा एक सेक्टर बनाना चाहिए जिसके माध्यम से हम लोगों के पास उस ढंग का कंटेंट मिले जिसके तहत हम लोग यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को UPSC के साथ साथ किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक कर सकें। अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई भी बिल को अगर लाती है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, बट
ऑनेस्टली बिल होना चाहिए। ठीक। अच्छा आप बताइए, नारायण मूर्ति ने अभी कहा, इन्फोसिस के मालिक हैं नारायण मूर्ति, IITians हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है कि कोचिंग व्यवस्था बंद होनी चाहिए, कि बच्चों की भविष्य में जो है खिलवाड़ हो रहा है इसके साथ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नारायण मूर्ति जो भी बोले हैं वो एक आदर्श व्यक्ति हैं, ठीक है, संस्थापक रहे हैं, वो जो थिंक सोचे हैं कुछ ना कुछ सोचे होंगे, ठीक है, तो उनके विचार कि हमारे जिस प्रकार आप देखते हैं कि हाँ UPSC में बोलते हैं कि जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रेजुएशन आप जो ग्रेजुएशन करते हैं उसी लेवल पर इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी पर वो पूछे क्या शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, जो कोचिंग जैसे संस्थान जो है इस्टेब्लिश कर जाते हैं, इस पर क्या करें? जी जी बिल्कुल गड़बड़ी है, फिर भी तभी तो NCERT जो क्लास हम लोग को पहले करना होता है वो हम लोग करते हैं, तो बिल्कुल ये गड़बड़ी है ये, तभी हम लोग आके यहाँ पे महंगा कोचिंग फ़ी दे करके हम लोग यहाँ पे परचेज करते हैं। जिनके पास नहीं है रुपया वो खेत बेच के मीडियम वर्ग कैसा करेगा वो, ठीक है। कितना फीस लिया गया आपसे? हमारा तो लगा है 245 2 लाख 245 जी। 2,45,000। फिर मंथली कितना खर्चा आ जाता है? हाँ मंथली आप पे है, निर्भर करता है, लेकिन आप मिनिमम चलें तो 7,000। 7,000। हम तो वजीराबाद में रहते हैं, थोड़ा वहाँ पे कम है तो वहाँ पे देखते हैं। अच्छा आप बताइए, आपने कितना फीस दिया? मेरा भी सेम है 245, दोनों तो सेम टाइम। आपको ये नहीं लगता आप लोगों को कि ये फीस कुछ ज़्यादा ही सूल रहे हैं, इतना मतलब कि होना नहीं चाहिए? आप क्या लगता है इसमें? इस पे हम क्या बोलें, 245 जैसे सिलेबस विस्तृत है, सुरक्षा के दृष्टि से। अच्छा विकास सर कोई क्लास लेंगे कि नहीं? विकास सर तो हमको अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी तो जैसे उनका इथिक्स क्लास है, इथिक्स क्लास लेते हैं वो, और जो ऑप्शनल पेपर है वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाता है उसमें। ऑप्शनल क्या है देखते हैं। हाँ हमारा हुआ हिंदी साहित्य जी। अच्छा आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा भी सेम है हिंदी साहित्य। अच्छा आप तो SSC आपका? हिस्ट्री है। अच्छा हिस्ट्री। यार दो मित्र आपके हिंदी साइंस, आप हिस्ट्री से कैसे? हम हिस्ट्री में आपका रुचि? बिल्कुल, यानी ऐसा है कि मेरा लगभग बचपन से हिस्ट्री पे अच्छा पकड़ रहा है, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं 24 आवर्स भी पढ़ सकता हूँ, मैं उबता नहीं हूँ, मुझे मज़ा आता है। हाँ जी, मुझे लगभग काफ़ी उसमें इंटरेस्ट है, और मैं संस्कृति या इसमें पढ़ता हूँ। अच्छा आप संस्कृति में पढ़ते हैं। आपसे कितना फीस लिया गया? मेरे से 180 मतलब 180 संस्कृति का भी फीस हो गया है? 180 और 240 245। हाँ क्या लगता है आपको फीस ज़्यादा है कि सही है? मेरे हिसाब से तो यानी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। इस पे गवर्नमेंट को कुछ ऐसा बिल लानी चाहिए जिसके माध्यम से कोचिंग की धांधली ख़त्म हो और फिर इस पे लगभग गवर्नमेंट को खुद से एक पहल करना चाहिए और एक कमेटी बनानी चाहिए, जो कमेटी ऐसा बिल लाए या ऐसा रूल को लगभग यानी लाए, यानी जिसके माध्यम से लगभग क्लियर हो जाए कि कोचिंग एक स्टूडेंट से इतना ही फ़ी ले सकती है। ठीक है। अच्छा इधर आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं ऑफलाइन चल रही हैं? नहीं, अभी तो मेरी ऑफलाइन चल रही है। मतलब आपकी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे मुखर्जी ने हो रही हैं? हाँ, अभी मेरी क्लासेस चल रही है परमानेंट कॉलोनी। अच्छा परमानेंट क्लासेस चल रही हैं। क्या टाइमिंग रहता है? मेरा टाइमिंग है 6:30 से 9:30। हाँ और चलिए आज हमने बात किया, छात्रों से बात की। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग से लेना चाहते हैं, क्या आपको लगता है मुखर्जी नगर में जो ये व्यवस्था है बनी रहनी चाहिए या इस समय इसको उजड़ जाना चाहिए, यहाँ से कोचिंग जानी चाहिए? क्योंकि यहाँ जितनी बिल्डिंगें हैं कोई मानक पे अनुसार खड़ी नहीं है, इस पर क्या सोचते हैं आप? यानी इस पे खुद से गवर्नमेंट को पहल करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने पहल किया तभी स्विच किया है। हाँ, तो फिर अभी हाल फिलहाल के लिए लगभग कुछ दिन के लिए इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, और इस पे गवर्नमेंट जो भी वायर है जो भी लगभग विदाउट कवर का है उसको ढंग से किया जाए, और बिल्डिंग को फिर से नवनिर्मित किया जाए और तत्पश्चात फिर हम लोगों को यहीं पे शिफ्ट किया मतलब मुखर्जी नगर रहना चाहिए। आप क्या सोचते देना हैं? चाहूँगा कि मुखर्जी नगर में आप जो भी जानते होंगे, जैसे हम लोग बात्रा में अभी आप देख सकते हैं कि वायर का ये कैसा जंजाल है, इसमें बारिश आ जाए तो कहीं भी करंट का शॉर्ट सर्किट का डर रहता है इसमें। अब बिल्कुल रॉ IAS के पहले एक बिल्डिंग जी इतनी पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर है, जो भूकंप आने के बाद अभी तो 3 स्टूडेंट का मौत हुआ है। अगर आ जाए भविष्य में, फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि भूकंप आ जाए, तो जिसमें हमको लगता है कि फ्यूचर है, हम लोग स्टूडेंट फ्यूचर होता है इसमें, और कहीं भूकंप आ जाए तो इसमें हज़ारों स्टूडेंट के उसमें मतलब कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो बिल्डिंग इसका पैमाना होना चाहिए, ठीक है, इस पर गवर्नमेंट को लेना चाहिए इसमें हाथ, ठीक है। और प्लस इसमें जो भी बिजली का है प्रक्रिया से करने के बाद, बिल्डिंग करने के बाद नीति बनाने के साथ इसमें करना चाहिए, क्योंकि मुखर्जी नगर में बहुत से स्टूडेंट का है कि इसमें भावना जुड़ी होती है इसमें, क्योंकि हम लोग भी सोच के आए हैं कि मुखर्जी नगर, तो
सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ कुछ छात्र थे जो अभी यहाँ पे आए हैं। अभी इनको किसी को महज 3 महीने हुआ, किसी को 4 महीने हुआ, कोई दिसंबर में आया, कोई अप्रैल में आया। इनके जो है ये हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने बोला। और मुझे लगता है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं का तैयारी करने जा रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी है। कल आप सिलेक्शन पाएंगे, आप जिला संभालेंगे और आप बोलने से, आप मीडिया के सामने बोलने से कतराते हैं। तो कई छात्र जो बोलने से कतराते हैं, जाते हैं अरे नहीं हमको नहीं बात करना। तो ये सब होना चाहिए, आपको एक हिम्मत होनी चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, तब तक लिए देखिए आज हम यहाँ मुखर्जी नगर में उपस्थित थे और हमने बात किया, यहाँ पे छात्रों से बात की और जाना क्या है माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे। ऐसे खबरों के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ 24 में। तब तक के लिए नमस्कार।